माय डियर फ्रेंड्स, देयर वाज अ सॉन्ग इन अ मूवी है मोहब्बत जिंदाबाद। अगर आप कभी ध्यान से सुने तो उसमें गाना है मोहब्बत जिंदाबाद। 1000 कोरस सिंगर से गवाया गया ताकि इको क्रिएट हो। 1000 कोरस सिंगर इकट्ठे होकर गा रहे हैं। टेक्नोलॉजी नहीं था तब। 1000 कोरस सिंगर के आगे माइक रखा गया और 1000 कोरस सिंगर ने गाना ताकि वो इको क्रिएट हो। इसको बोलते हैं सीरियसली। माय डियर फ्रेंड्स, शीश महल took 2 years to build. Glass imported from Belgium. मराठा मंदिर में मूवी रिलीज हुआ 1960 में। 1100 का कैपेसिटी था मराठा मंदिर का, और जिस दिन मूवी रिलीज हुआ 1 लाख लोग वहां इकट्ठा थे। और जो मूवी का प्रिंट था वो 4 हाथियों के ऊपर रख के लाया गया फील क्रिएट करने के। माय डियर फ्रेंड्स, के आसिफ वॉज इन ह्यूज डेप्ट। जो डायरेक्टर थे, इवन पान और सिगरेट भी उधार खरीदना पड़ता था, पैसा नहीं था। मधुबाला को जंजीरें जो पहनाई जाती थी वो ओरिजिनल पहनाई जाती थी ताकि उसके चेहरे पे वो दर्द निकल के आए। बोलता हूं मैं इसको, आर यू बिल्डिंग योर सीरियस बिजनेस? आर यू बिल्डिंग योर बिजनेस सीरियसली? लेकिन जब ऐसा होता है ना तो फिर 16 साल के बाद धमाका होता है। इसका जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत शानदार होता है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता आदमी आके। जब आदमी बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज ना करे, मॉनिटर करे छोटी से छोटी चीज को, 16 साल एक प्रोजेक्ट को दे दे आदमी, जुनूनी हो सकता है वो यार। वो पैसा उसके दिमाग में, मस्तिष्क में होता नहीं है। उसके दिमाग में होता है कुछ ऐसा करना है जो आज तक कभी किसी ने ना किया हो। मैं लास्ट ट्रेनिंग में भी स्टोरी सुना रहा था। ये बात मुझे इसलिए इंस्पायर करती है कि किसी आदमी का कितना बड़ा विजन हो सकता है। आज से 1944 में क्या टेक्नोलॉजी होता होगा यार। 1944 में क्या रिसोर्सेज होते होंगे दोस्तों। आप सोचिए, अभी तो आजाद भी नहीं हुए अपन। अंग्रेजों का राज होगा तब ना। क्या रिसोर्सेज होंगे, क्या पैसा होगा, क्या धन होगा, क्या दिमाग होगा। लेकिन विजन देखो कितना बड़ा होगा कि एक दिन पर्दे पे मैं वो पूरी गाथा ऐसे गाऊंगा कि लोगों को सच लगेगा। लोगों को लगता है आज सच हुआ होगा कभी। मैं उस दिन भी इंसिडेंस किसी को शेयर कर रहा था कि सीरियसनेस किसको बोलते हैं। तो एक बीच में एक गाना है जिसमें सलीम और अनारकली मिल रहे हैं, तो पीछे तानसेन गा रहे हैं। बड़ा फेमस इंसिडेंस है। तो क्या आसिफ ने बोला नौशाद साहब से, नौशाद साहब तानसेन जैसा गाय ऐसा कौन है अभी इंडस्ट्री के अंदर? तो नौशाद साहब ने बोला वो बड़े गुलाम अली गान खाते हैं लेकिन वो फिल्मों के लिए तो गाते नहीं है। तो क्या आसिफ ने बोला बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज तो करना नहीं है, गाना तो उन्हीं से गवाना है। तो लखनऊ में रहते थे बोला उस जमाने में। तो उन्होंने बोला आप मुझे ले चलो बस खाली। तो ले गए नौशाद साहब उसको कि पागल आदमी है, मान तो रहा नहीं है तो चल। तो जब पहुंचे तो नौशाद साहब ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये क्या आसिफ है, मुगल आजम फिल्म बना रहा है, जिद पकड़ के बैठा है कि गाना आपसे गवाना है फिल्म के अंदर। तो बोले तुझे पता है कि मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। तो मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था नौशाद साहब का कि क्या आसिफ सिगार पीते थे और सिगार का कश मारे गाना तो आप ही गाएंगे। बड़े गुलाम अली खान साहब उस जमाने में बहुत बड़े सिंगर होते थे। उसने बोला मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता, मैं तेरे को दोबारा बोल रहा हूं, कश एक और मारा, गाना तो आप ही गाएंगे। तो क्या आसिफ ने तो गुलाम अली साहब ने नौशाद साहब को बोला मैं अभी इसका भरम दूर कर देता हूं, अंदर आओ अंदर आओ। क्या आसिफ को अंदर लेके, कुर्ता पहनता था वो। तो उसने बोला गाना गवाएगा? बोला गाना तो आप ही गाए। बोला 50,000 रुपए लूंगा। इन 1944 300 रुपए महीना मिलता था एक गायक को, जितना मर्जी गवा लो। He asked for 50,000 rupees for one song. तो क्या सिर्फ कुर्ता पहनते थे, जेब में हाथ डाला, 10,000 का पैकेट निकाला, टेबल पे रखा, गाना तो आप ही गाएंगे। अभी मैं कभी कभी सोचता हूं यार, यहां तो ट्रेनिंग होता है ना, तो बोलते खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा सुबह। अच्छा शाम को जब जाएंगे तो कुछ खिलाएंगे? मेरी बात को समझने का कोशिश करिए सर। जब आदमी डूब के किसी भी काम को करता है तो उसके लिए पैसा इममेटीरियल हो जाता है, इममेटीरियल होता है।
कल आपके लिए ट्रेनिंग अनाउंस हो कि यहां होगी, इतना कॉस्ट, आप बोलेंगे विल डू इट यार। सीखने का कोई पैसा ही नहीं होता, सीखना फ्री होता है हमेशा यार। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे लोग करते नहीं है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपको काम आएगा। आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये सुनो, जोर से बोलो यार। कुछ लोगों ने ट्रेडिशनल प्लान ले रखे होंगे। ट्रेडिशनल प्लान समझते हैं 20 साल तक का प्रीमियम, है ना। कुछ लोग इंश्योरेंस एजेंट भी होंगे यहाँ पे हमारे दोस्त भाई। एक छोटी सी बात समझने का कोशिश करो, आपने हर महीना इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, राइट? क्वार्टरली दिया होगा या हाफ ईयरली दिया होगा या ईयरली दिया होगा, मान लेते हैं, और 20 साल तक दिया। 20 साल के बाद क्या होगा जानते हैं? आपको पॉलिसी का पैसा मिलेगा, और बीच में निकल लिए तो क्लेम मिलेगा। उस पैसे को महीना, 2 महीना, 6 साल, 2 साल आप यूज करोगे, आपका परिवार यूज करेगा। यही है बस, है ना। अब मैं आपको छोटा सा इंस्ट्रक्शन देता हूं यार। आप हर महीने प्रीमियम देते हो ना, तो हर महीने अगर आप एक किताब पढ़ लो, फॉर एन एग्जांपल, ये प्रीमियम है लाइफ का, और वो किताब पढ़ो 20 बरस तक। आप जानते हो 20 साल के बाद जो मिलेगा वो इतना होगा कि आपकी आने वाली जनरेशन संभाल नहीं सकेंगे उसको। अगर आप एक बुक का प्रीमियम, भाई हर महीने प्रीमियम देते हैं ना यार, हर 3 महीने के बाद, हर क्वार्टर के बाद एक प्रीमियम ले जाने वाला आदमी आ जाता है ना आपके पास, देते हैं कि नहीं देते? और मिलेगा क्या 18-20 बरस के बाद? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जय माता दी, छुट्टी हो जाएगी, वो भी खा पी के निपट जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को एक प्रीमियम दो, एक बुक का, हर महीने, हर क्वार्टर, हर ईयर, हर मंथ, और वो 12 साल, 20 साल, 30 साल तक दो, तो 30 साल के बाद मैच्योरिटी पे जो आपको मिलने वाला है, उससे सिर्फ आप फायदा नहीं लेते, आपकी रेडियस के 100-200 किलोमीटर में जो आता है ना, वो बेनिफिशियरी होता है यार।